हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का फर्स्ट लेसन, जो कि है फर्स्ट लेसन के खास इंपॉर्टेंट हम नोट्स पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। क्योंकि लेसन जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम आपको कुछ शॉर्ट नोट्स इसके बनाएंगे जो कि हमने बनाए हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट लेसन साइंस का, इसके मुख्य इम्पोर्टेंट नोट्स हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं, वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि पदार्थ क्या है। तो संसार की सभी वस्तुएं जिस भी सामग्री से बनी होती हैं, उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, या मतलब आयतन घेरती हैं। जैसे एक वस्तु है, इसने इतना स्थान घेरा है, तो इसे ये क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाता है। प्राचीन भारत में दार्शनिक ने पदार्थ को पंच तत्वों वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बनाया और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया है। तो पहले से जो है वैज्ञानिक दार्शनिक जो थे, उनका मानना था कि 5 पदार्थ ही हैं दुनिया में, मतलब पदार्थों को पंच तत्व के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, अगला है, सभी पदार्थ जो है किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होंगे? कणों से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पदार्थ के कण अत्यंत जो है सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कोई भी सारे कण क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। सभी कणों के बीच में जो है कुछ रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील रहते हैं। अगला है कि पदार्थ के कण जो है सभी गतिशील रहते हैं। ठीक है, अगला है, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में क्या होती है? एक गति ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति भी तेज हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ खुद ही मिश्रित भी हो जाते हैं, और जो इनमें रिक्त स्थान होते हैं उसके कारण ये होता है। ठीक है, अगला है, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना। दो विभिन्न पदार्थ के कण जो स्वतः मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विसरण क्या है, तो आप कहेंगे कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, अगला है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। कोई भी पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अंतराणुक बल भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। कोई भी पदार्थ में बल अलग अलग हुआ, इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। तो पदार्थ की कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? पहले आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, कितनी अवस्थाएं? तो आप कहेंगे 3 अवस्थाएं हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस में पाया जाएगा, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। ठीक है, अगला पॉइंट है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। कोई भी ठोस सामान टूट सकता है लेकिन उसका आकार नहीं बदलता है। द्रव का अपना कोई भी आकार नहीं होता है। तो द्रव रूप में जो भी वस्तु हमारे पास पदार्थ पाया जाता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में हम द्रव को रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का जो है क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में जो है तीनों चीज़ मिल सकती हैं, ठोस और द्रव और गैस। ठीक है, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस वस्तुओं की अपेक्षा जो है द्रव में विसरण की अधिक दर होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। तो सब कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, हमने पढ़ा। तो जो है ठोस की अपेक्षा जो है द्रव के बीच में रिक्त स्थान अधिक होगा। ठीक है,
अगला है ठोस में द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफ़ी अधिक होती है। और लेकिन ठोस में क्या होता है, गैसों की संपीडितता अधिक होती है द्रव के तुलना में। ठीक है। अगला है तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। हम तापमान को घटा के, बढ़ा के, दाब में परिवर्तन करके इनकी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अगला है जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। यदि किसी ठोस को हम पिघलकर द्रव बना देते हैं, किसी तापमान पर पिघल जाता है, तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, इसे उस ताप का उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे संगलन कहते हैं। अगला है गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान न बदलता है, तापमान नहीं बदलता है चाहे उसमें और ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छिपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता तापमान बदलता है, चाहे उसमें और ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के तापमान जो है नहीं बदलता है, चाहे उसमें और ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब देखिए संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, वह तापमान जिसमें जो है द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट कि क्वथनांक क्या है, पदार्थ का क्वथनांक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 के है। ठीक है। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ठीक है। तो क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में और वापस गैस से सीधे ठोस में बदलने को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधी गैस में परिवर्तित जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। दाब के बढ़ने पर तापमान के घटने से गैस जो है द्रव में बदल सकते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने इसके मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं। अगला पॉइंट है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इवोपरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, द्रव के जो है वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता आती है। तो डियर स्टूडेंट ये हमने आपको हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में
मेन पॉइंट बताए जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं। इनसे ही आप शॉर्टकट पढ़ सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल लेसन नहीं पढ़ते या जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो इन मेन पॉइंट को पढ़कर एग्ज़ाम दे सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।